सवाल है कि क्या वर्ल्ड बैंक के पैसों से एनडीए ने बिहार में अपनी सरकार बनाई, क्योंकि प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे हैं कि 14,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से लिया गया, यानी वर्ल्ड बैंक से लिया गया और फिर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाला गया और ऐसे ही एनडीए सरकार बनी है बिहार में और इसलिए विपक्ष हारा है। अब आपको यह भी जानना है कि अब नीतीश और बीजेपी के आगे 5 बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहले यही देखिए कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक के पैसों से क्या ये एनडीए सरकार बनी है, ये आरोप क्या है। दूसरा देखिए विपक्ष के 5 तरीकों की वोट चोरी के क्या आरोप लगाए हैं। तीसरा है क्या वर्ल्ड बैंक से फंड डाइवर्ट करना इतना आसान है, क्या संभव है, जो कि प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। चौथा है क्या होगा बिहार में एनडीए सरकार का नया फॉर्मूला। और पांचवा है कि नीतीश और बीजेपी की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब 5 बड़ी चुनौतियां उनके सामने क्या आने वाली हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले यही देखिए, सवाल यही है क्या वर्ल्ड बैंक के पैसों से एनडीए सरकार बनी है बिहार में, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत खुद एनडीए सरकार ने यानी एनडीए ने यह बताया कि कैसे उन्होंने 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कराए और इसी के वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं ने बढ़ चढ़ के एनडीए को वोट दिया और महिलाओं के कारण आज एनडीए सरकार बन गई है बिहार में। लेकिन अब सवाल है कि पैसा आया कहां से। अब कहा यह जा रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से कि ये जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है और वर्ल्ड बैंक का पैसा जो है वो डाइवर्ट किया गया है। भाई, विश्व बैंक ने बिहार में एक योजना के तहत कुछ पैसा दिया था, लेकिन एनडीए ने क्या किया, यानी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर क्या किया, उसमें से कुछ फंड डाइवर्ट कर दिया और महिलाओं के खाते में डाल दिया। एक तरीके से रेवड़ी के तौर पर डाला, एक तरीके से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था उसके बीच में डाला और उसके बाद अपनी सरकार बना ली। और अगर हम आंकड़ा देखते हैं 1.25 करोड़ अगर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ा, 12,500 करोड़। इतना पैसा एनडीए सरकार ने महिलाओं के खातों में डलवाया है। अब जेएसपी जो कि जनसुराज पार्टी है पीके की, वो ये आरोप लगा रही है कि ये जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक से डाइवर्ट किया गया है, वर्ल्ड बैंक का पैसा मिसयूज किया गया है। विश्व बैंक से 14,000 करोड़ मिसयूज किए गए हैं। भाई, एक योजना थी जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से एनडीए ने क्या किया, 12 यानी ये 14,000 करोड़ जो है उसको लिया और उसमें से ये जो 12,500 करोड़ है वो सबके खाते में डाल दिया। अभी और आगे पैसे डालेंगे तो एक तरीके से इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके महिलाओं को ल्योर करके उनको जो है वोट देने के लिए एक तरीके से पैसा देकर अपने तरफ खींच लिया और अपनी सरकार बना ली। चुनाव जीतने के लिए प्री पोल कैश ट्रांसफर किया गया और ये तब करा गया जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब चल रहा था, जो कि इलेक्शन कमीशन के नियमों के खिलाफ है। ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी एनडीए का साथ दिया है, बीजेपी का साथ दिया है। ऐसा करने से उन लोगों को रोका नहीं गया और कैसे पैसा देकर इन्होंने वोट खरीदे, उसके बाद अपनी सरकार बना ली। तो फिर कैसे जीतता विपक्ष। और यह भी दावा किया जा रहा है पीके की पार्टी जनसुराज के द्वारा कि जून के महीने में कुल 40,000 करोड़ का खर्चा रेवड़ियों पर किया गया है, चाहे वो युवा को पैसा देना हो, चाहे वो महिलाओं को पैसा देना हो। आरोप यह लगा रहा है विपक्ष कि चुनाव में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा गया। अगर एनडीए सरकार जो कि सत्ता में है, अगर वो पैसे देके योजना के तहत अगर पैसा दे रही है तो ऑब्वियसली वोटर उनकी तरफ खिंचेगा। उनको ये बोला गया होगा कि भाई अगर वोट नहीं दोगे तो चुनाव के बाद ये पैसा आना रुक जाएगा, और इसलिए महिलाओं ने और सब ने बढ़ चढ़ के वोट किए हैं। तो विपक्ष का ये साफ साफ आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि एक और आंकड़ा दिया गया है कि भाई बिहार का सार्वजनिक ऋण जो है वर्तमान में, जो कर्जा है, जो लोन है, वो कितना है, तकरीबन 4,06,000 करोड़ रुपए। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो प्रतिदिन का ब्याज 63 करोड़ रुपीस।
और बिहार का जो खजाना है वो एकदम खाली है, ट्रेजरी एकदम खाली है, तो सरकार ने महिलाओं के अकाउंट में ये 10,000 रुपए कैसे डाले? तो पीके ये आरोप लगा रहे हैं, यानी उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई विश्व बैंक का पैसा इन्होंने योजना के लिए आया था, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट कर दिया और अपने फायदे के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पीके की पार्टी ने हालांकि ये भी किया है कि ये हमारा इंटरनल रिपोर्ट है और ये है गलत भी हो सकती है, लेकिन हमारी इंटरनल रिपोर्ट है, हम ये दावा करते हैं और हम गलत भी हो सकते हैं, ये संभव है। जेएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की एक पीसी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें ये सारे दावे करते हैं। अच्छा, अभी आपको पता है कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने एक पोस्ट किया और उसमें बताया कि बिहार इलेक्शन की कहानी जान लीजिए, 5 तरीके से वोट चोरी हुई है और 5 तरीके से एनडीए सरकार बनी है। सबसे पहला कि वोटरों के नाम डिलीट करवाए गए एसआईआर के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी और जेडीयू की मदद की, यानी कि एनडीए की मदद की। इन लोगों ने मिलकर एसआईआर करवा के वो वोट डिलीट कराए जो कि विपक्ष को पड़ सकते थे। फिर दूसरा इन्होंने कहा वोट्स फ्रॉम हरियाणा दिल्ली आल्सो वोटेड इन बिहार, यानी कि दिल्ली और हरियाणा के भी लोगों ने बिहार में आके वोट किया। फिर उन्होंने कहा कि न जाने कितने हजारों वोटर स्पेशल ट्रेन में भरवाकर बिहार पहुंचवाए गए और वोट कराया गया। वोटर काउंट जंप फ्रॉम 7.42 करोड़ टू 7.45 करोड़, ये मैंने आपको कल भी शो करके बताया था। विपक्ष ये पूछ रहा है कि जब एसआईआर के आंकड़े में इलेक्शन कमीशन ने 30 सितंबर 2025 को बताया कि एसआईआर के बाद कुल इलेक्टर्स यानी वोटर्स हैं 7.42 करोड़, लेकिन जब दोनों फेजेस के चुनावों के बाद जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई उसमें टोटल इलेक्टर्स निकले 7.45 करोड़, यानी ये 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स, 7.42 करोड़ से 45 करोड़। तो ये 3 लाख एक्स्ट्रा वोट आखिरकार कहां से आए? जिस पे इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि भाई 30 सितंबर के बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और ये हमारा कानून, हमारा पूरा जो रूल है वो ये कहता है कि जो फेज है जब चुनाव होना है उसके 10 दिन पहले तक भी आप लोग एसआईआर की प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हो। तो 30 सितंबर के बाद ही ये जो 3 लाख वोटर्स हैं वो एसआईआर के थ्रू उस वोटर लिस्ट में जुड़े थे। फिर पांचवा देखिए 10,000 डिपॉजिटेड इनटू वुमेन्स अकाउंट्स, यानी कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बस जो 10,000 रुपए सीधे सीधे तौर पर महिलाओं के खाते में भिजवाए गए हैं। एक तरीके से पैसे देके वोट खरीदा गया है महिलाओं का, और इसी के कारण एनडीए सरकार बनी है। तो ये 5 बड़े आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, वोट चोरी ऐसे हुई। और मैंने आपको अपना शो करके एक और फैक्ट बताया था जिसको फिर हमने क्लियर भी कर दिया था कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जब आरजेडी का वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, जब उसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े तो आखिरकार विपक्ष कैसे हार गया और एनडीए कैसे जीत गई। तो इसका सिंपल गणित ये था कि जो आरजेडी पार्टी है वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ी और जो बीजेपी है वो 101 सीट पे यानी 101 सीटों पे चुनाव लड़ी। तो ऑब्वियसली आरजेडी का वोट शेयर ज़्यादा होगा क्योंकि वो 143 सीट पे यानी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी है, वहाँ पे उसको वोट तो मिला ही है ना। तो और बीजेपी कम सीटों पर यानी कि 101 सीटों पर लड़ी है, तो इसलिए आरजेडी का वोट परसेंट ज़्यादा रहा। अब देखिए असली सवाल और असली तर्क जो है वो यही है कि क्या सच में वर्ल्ड बैंक से ये जो फंड है वो डाइवर्ट करना संभव है? क्या इतना आसान है जो कि पीके की पार्टी दावा कर रही है? विश्व बैंक का ऐसा कोई भी ऑडिट या डिस्क्लोजर नहीं है जिसमें यह पता चलता हो कि वर्ल्ड बैंक ने किसी योजना के तहत बिहार में पैसा दिया हो या फिर उस योजना से एनडीए सरकार ने कोई पैसा डाइवर्ट किया हो। ऐसा कोई भी पब्लिक ऑडिट या डिस्क्लोजर नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ये सारे काम करने होंगे तो छुपके किए जाएंगे, आखिरकार ऑडिट या डिस्क्लोजर क्यों होगा, ये सब कुछ छुपके हो रहा होगा? तो इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। कानून, लॉ, रूल ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक का फंड किसी भी योजना से लिंक्ड होता है और अगर उसका पैसा आपको कहीं और डाइवर्ट करना है तो आपको पब्लिकली उसको ऑडिट में देना, उस फंड को एक तरीके से आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ऑडिट में देना पड़ता है, एक तरीके से अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, फॉर्मल अमेंडमेंट करना पड़ता है। फंड डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक सुधार ज़रूरी है यानी अमेंडमेंट ज़रूरी है। ये सब सख्त तरीकों से सुपरवाइज किया जाता है अलग अलग टीम से, तो ऐसे चोरी छुपे डाइवर्ट कर देना चांसेस बहुत कम है। डाइवर्ट करने के लिए ऑडिट में आपको दिखाना पड़ेगा, फिर जांच के लिए फिर आपको सारी चीज़ें, अगर आपको जांच बिठानी है तो आपको प्रोजेक्ट आईडी चाहिए उस योजना की,
पैसा, सारे दस्तावेज ज़रूरी हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वैसे तो टेक्निकल तौर पर देखा जाए ये बहुत ही सख्त नियम कायदे कानून होते हैं और बिना डिस्क्लोजर के, बिना ऑडिट में डाले आप ये पीछे से कर नहीं सकते। और अगर आपने किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप विपक्ष हैं तो आप ऑफिशियल जांच इस पे बिठा सकते हैं और फिर उसके बाद जितनी भी वो जो प्रोजेक्ट स्टेटमेंट है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, सरकारी डेटा है, CAG, जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं फिर वो देखी जाएगी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा दावा है वो गलत भी हो सकता है, राजनीतिक बयान भी हो सकता है कि भाई अगर हम जीत नहीं पाए, आपको पता है ना PK की पार्टी के साथ क्या हुआ, हीरो बनने आए थे, ज़ीरो बन गए, एक भी सीट नहीं ले पाए, यानी वो कुछ नहीं कर पाए PK की पार्टी वाले। तो अब कहीं ना कहीं वो उस फ्रस्ट्रेशन में आके ये दावा कर रहे हों। अब देखिए बिहार में NDA सरकार का नया फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको जल्दी से अपडेट दे देती हूँ। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है गांधी मैदान में। 19 को विधानसभा भंग हो जाएगी। मांझी ने बताया है कि नई कैबिनेट में 36 मंत्री होंगे, जिसमें से 16 भाजपा के होंगे और 15 JDU के होंगे, यानी नीतीश के पार्टी के होंगे, यानी भाजपा को ज़्यादा मंत्री मिलेंगे। और वैसे भी देखिए BJP की ज़्यादा सीट आई है JDU से। 3 लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी के होंगे। आगे देखिए कि कैसे हम और रालोमो से एक एक मंत्री हो सकता है इस कैबिनेट में। गांधी मैदान में इसकी तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, लेकिन अभी भी किसी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार 10वीं बार CM बनने जा रहे हैं। लास्ट मिनट पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई BJP का CM निकल आए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन देखिए नीतीश और BJP सरकार के आगे चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। उन्होंने दावे कर दिए, उन्होंने वादे कर दिए, उन्होंने पैसे पहुंचवा दिए अकाउंट में, लेकिन इसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। फिलहाल CM वाला पेच अभी फंसा हुआ है। हमें पता नहीं ऑफिशियली कि नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, और अगर वो अभी शपथ ले भी लेते हैं तो कहीं 6 महीने बाद या 12 महीनों बाद कहीं BJP का चेहरा सामने नहीं आ जाए, तो JDU और BJP को बैलेंस में काम करना पड़ेगा। अगर उनके मंत्रियों और काम में टकराव होता है तो केंद्र को यानी आला कमान को उसको निपटाना होगा। और क्योंकि इस बार BJP ज़्यादा सीटें लाई है तो ज़्यादा डोमिनेंस इस बार BJP का होगा JDU से। तो बिग ब्रदर जो है वो BJP है। पलायन और रोजगार जो बिहार में होता है, यानी आपकी बेरोजगारी की समस्या है, इतना पलायन होता है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की चुनौती आपके सामने है। अपराध कम करने की चुनौती है। आपने कह तो दिया कि अगर हम नहीं आते हैं तो जंगल राज वापस आ जाएगा, लेकिन आपको भी कायम करना पड़ेगा कि बिहार में अपराध कम हो। कमाई बढ़ाने का दबाव, यानी उधर लोगों के पास, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवा वहाँ का परेशान है। ड्रॉप आउट कम करने की चुनौती, बहुत जल्दी वहाँ के युवा जो है ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ NDA सरकार के सामने है। लेकिन अभी सबके सामने एक ही सवाल है कि क्या सच में नीतीश कुमार CM पद की शपथ ले रहे हैं, और अब आगे 5 साल NDA सरकार कैसे काम करेगी, क्या JDU और BJP में कोई भी टकराव होगा या नहीं होगा, ये तो सब वक्त बताएगा। आप News 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।